तो आज मैं आपके साथ ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 16, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये आपकी एनसीईआरटी आप जानते हैं, चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और यहाँ से भी 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो देखिए इस चैप्टर का नाम लेते ही आप सब थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बच्चों का फेवरेट चैप्टर है। बहुत कंफर्टेबल होते हैं बच्चे जनरली डाइजेस्टिव सिस्टम में, और ये बात ठीक भी है क्योंकि आपने इसको पढ़ा काफ़ी दिनों से है। छोटी क्लासेस में भी डाइजेशन जो चैप्टर है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पढ़ाया जाता है बायोलॉजी में। तो आपका कंफर्ट फैक्टर भी है और ठीक है, आपका जो कॉन्फिडेंस है इसमें वो बिल्कुल ठीक भी है। आसान तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जैसा मैंने कहा क्योंकि हमने पढ़ा ज़्यादा है तो वी आर कंफर्टेबल इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, सो नो डाउट अबाउट इट। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा एक डिफरेंट तरीके से आपके सामने इसको प्रेजेंट करता हूँ, अप्रोच डिफरेंट तरीके से करता हूँ। तो ये मेरे हाथ में आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है। मैं आपके सामने बहुत कम चीज़ें बोर्ड पर लिखूंगा और इस टाइम पर मैं केवल ये कर रहा हूँ कि आपकी एनसीईआरटी मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ और जो भी चीज़ मुझे ऐसा लगती है कि इम्पॉर्टेंट है उस पर मैं एक क्वेश्चन बना दूंगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आप जानते हैं कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर कॉल्ड एज हाइड्रोलेसिस, और क्यों कहते हैं उनको हाइड्रोलेसिस? तो देखिए, जब बायोमॉलिक्यूल्स बनते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनते हैं, पॉलीमर्स बनते हैं, तो आपको याद आ रहा होगा कि डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से बनते हैं। उनको जोड़ने के लिए आप वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालते हैं। तो जब आप तोड़ेंगे तो आपको वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा। सो यू ऐड वाटर मॉलिक्यूल टू ब्रेक देम। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस एंड देयरफॉर ऑलमोस्ट ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर एक्चुअली हाइड्रोलिसिस, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज इनटू देयर सिंपलर फॉर्म। दिस वुड बी केमिकल डाइजेशन। और ये कुछ एंजाइम मीडिएट करेंगे और इन एंजाइम्स को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोलेसिस कहेंगे। तो ये जो बेसिकली प्रोसेस है जो डाइजेशन वाला, इसकी डेफिनेशन पे हमने इस क्वेश्चन को सोचा। और एक बात याद रखिए, बीच में मैंने आपसे कहा केमिकल डाइजेशन, तो क्या कोई और प्रोसेसेस भी इन्वॉल्व है डाइजेशन में? द आंसर वुड बी मैकेनिकल डाइजेशन, जो कि मदद करेगा केमिकल डाइजेशन में। मैकेनिकल डाइजेशन जैसे चूइंग। सो चूइंग, जिसे मैस्टिकेशन कहते हैं, वो बड़े फूड पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देगा, और जैसे ही पार्टिकल का साइज छोटा होगा तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। और क्योंकि एंजाइम एक्शन एक सरफेस फिनोमेना है, तो जैसे ही सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ तो डाइजेशन आसानी से हो पाएगा। सेम विल बी ट्रू फॉर इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन में भी जो लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स हैं उनको छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ा जाता है और फिर उनका सरफेस एरिया क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से लाइपेसिस उसको आसानी से हाइड्रोलाइज कर सकें या डाइजेस्ट कर सकें। तो मुझे उम्मीद है ये मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन आपकी समझ में आया। अब देखिए आगे एक ये टॉपिक है एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल में पहले टीथ के बारे में लिखा है। आप सब जानते हैं कि हमारा जो डेंटल फॉर्मूला है एडल्ट का 2123/2123। और आप देखिए ह्यूमन डेंटिशन को आप हिट्रोडोंट कहते हैं, अलग अलग तरह के दांत हैं। थीकोडोंट कहते हैं, टूथ जो है वो एम्बेड होता है एक सॉकेट में बोन के। तो ऊपर वाले जो अपर जॉ के टीथ हैं ये मैक्सिलरी बोन में, और जो लोअर जॉ के टीथ हैं ये मैंडिबल के अंदर। तो इन्हें मैक्सिलरी टीथ कहते हैं, नीचे वालों को मैंडिबुलर टीथ कहते हैं। और जो तीसरा है डाइफायोडोंट, टेम्परेरी डेंटिशन एंड परमानेंट डेंटिशन। टेम्परेरी डेंटिशन का जो डेंटल फॉर्मूला है वो 2102 है, 2102/2102। तो उसमें प्रीमोलर्स नहीं होते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझ में आ गई, तीनों बात समझ में आ गई। और टंग जो है जिस टिश्यू से कनेक्टेड है फ्लोर ऑफ द माउथ में, उसे फ्रेनुलम ऑफ टंग कहा जाता है। इसके बाद अगर आप आएंगे तो देखिए इसके बाद अगर आप आएंगे तो फेरिंग्स के ऊपर क्वेश्चन है। तो ओरल जो आपकी टंग है उसके पीछे ओरल कैविटी के बिल्कुल बैक में जो एक गड्ढा सा है, इसे आपने कहा फेरिंग्स। फेरिंग्स इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 ओपनिंग्स। यहाँ पर नेजल कैविटी खुलती है, ओरल कैविटी खुलती है, और विंड पाइप जो लैरिंग्स है उसकी ओपनिंग ग्लॉटिस आकर के खुलती है। तो एक जगह को कहते हैं नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। तो यहाँ पर एक वही प्रॉब्लम जो हमने
रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी डिस्कस की थी, वो दोबारा आपके सामने आएगी कि जिस टाइम पर डीग्लूटिशन या स्वेलोइंग होता है फूड का, सो व्हाट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ द फूड इनटू द नेजल कैविटी? सो द आंसर इज यूवुला। यूवुला सॉफ्ट टिश्यू है जो कि सॉफ्ट पैलेट के बिल्कुल लास्ट पार्ट पे हैंगिंग होता है, वो प्रिवेंट करता है फूड को नेजल कैविटी में घुसने से। और विंड पाइप में घुसने से ये काम करता है कार्टिलेज का फ्लैप, जिसे आप एपिग्लॉटिस कहते हैं। तो ये क्वेश्चन मुझे समझ में आया। तो देखिए हम इस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं, डेंटल फॉर्मूला, अलग अलग तरह के दांत, फ्रेनुलम, और फिर अब मैंने आपको ये एपिग्लॉटिस के बारे में बताया। अब बात आ रही है स्टमक की। तो स्टमक में मैं एक छोटा सा डायग्राम आपके सामने बना देता हूँ। जे शेप्ड ऑर्गन है, प्राइमरी फंक्शन स्टोरेज ऑफ फूड है, दोनों तरफ स्फिंक्टर है, दोनों तरफ स्फिंक्टर है। इस स्फिंक्टर को आप कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर या लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। अगर इसका डिसफंक्शन हो तो एसिडिक कंटेंट रीफ्लक्स करके वापस ईसोफेगस में चले जाएंगे और रीफ्लक्स ईसोफेजाइटिस या GERD, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होगी इस पर्टिकुलर स्फिंक्टर की प्रॉब्लम की वजह से, जिसे आपने कार्डियक स्फिंक्टर कहा। और ये जो स्फिंक्टर है ये पायलोरिक स्फिंक्टर है, और यहां से काइम थोड़ा थोड़ा कहां पर आएगा? फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडनम में, जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है। सो ये बात ध्यान दीजिए, यहां पर जो स्टमक के जो पार्ट्स दिए हुए हैं, कार्डियक, फंडिक, बॉडी, पायलोरिक, इस तरह से जो मैंने आपको स्फिंक्टर बताया, ये जो डायग्राम है स्टमक का, इस डायग्राम को आप तैयार कीजिए। सो ये देखिए, ये फंडस है, ये कार्डिया है, ये बॉडी है, ये पायलोरस है, 4 पार्ट हो गए। ईसोफेगस के लोअर एंड पर एक स्फिंक्टर होगा, और यहां पर जो ड्यूडनम से जुड़ रहा है इस पार्ट में पायलोरिक स्फिंक्टर होगा। ये 2 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क आपको पता होने चाहिए। इसके बाद में जब स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है, तो आप सब जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका ल्यूमन नैरो होता है, हालांकि उसकी लेंथ लार्ज इंटेस्टाइन से काफ़ी लंबी होती है। सो ये जो स्मॉल और लार्ज है, ये लेंथ के हिसाब से नहीं है, डायमीटर या ल्यूमन के हिसाब से है। पहली चीज़। एक और चीज़ देखिए कि यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है सीकम के बारे में। तो सीकम को वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता है। सीकम में आप ये समझिए कि हमारे किसी एंसेस्टर में कुछ इस तरह के बैक्टीरिया जरूर रहते थे जो कि बेसिकली सेलुलोज के डाइजेशन में मदद कर सकते थे, लेकिन हमारे में ये फंक्शन नहीं है। सो इसीलिए आपकी एनसीईआरटी करेक्टली कह रही है कि जो ब्लाइंड सैक है सीकम, जहाँ पे इलियम आकर के जुड़ता है और एक इलियोसीकल जंक्शन पे इलियोसीकल वॉल्व है जो कि रिफ्लक्स रोकता है, लार्ज इंटेस्टाइन के कंटेंट वापस ना आ सके स्मॉल इंटेस्टाइन में, उनको रोकता है। और सीकम जो है, इस सीकम के पीछे से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, अगेन अ वेस्टिजियल ऑर्गन, इसे आप वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। सो देखिए एनाटमी देख रहे हैं आप, और आपने ये देखा कि यहाँ पर ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, सीकम की बात मैंने आपको बताई, ये पूरा अब आपको पार्ट समझ में आया। उसके बाद में हिस्टोलॉजी ऑफ द गट। तो अगला क्वेश्चन बनता है हिस्टोलॉजी ऑफ द गट में। तो ये ल्यूमन है, ल्यूमन में आप जानते हैं कि ये ल्यूमन है, तो चारों इसकी वॉल में 4 लेयर्स हैं। सबसे अंदर वाली को आपने कहा म्यूकोजा, इट इज़ लाइंड बाय एपिथेलियम। इसके नीचे आपने कहा सब म्यूकोजा, कनेक्टिव टिश्यू होगा। उसके बाहर फिर आपने कहा मस्कुलैरिस, और मस्कुलैरिस में 2 लेयर्स होती हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक सर्कुलर, और सबसे बाहर सेरोजा, सबसे बाहर सिरोजा। तो देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद दिला रहा हूं, इधर देखिए। तो हमने ये कहा कि ये जो 4 लेयर हैं, ये जो 4 लेयर हैं, इसमें सबसे बाहर जो लेयर है वो सिरोजा है। सिरोजा जो है बेसिकली आउटर मोस्ट कवरिंग है। इसके बाद हमने कहा मस्कुलैरिस, और मस्कुलैरिस में ये देखिए इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल। तो याद रखिएगा एग्जाम में प्रेशर में गड़बड़ हो जाती है, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल है, और स्टमक के एरिया में एक इनर मोस्ट ओब्लिक लेयर और होती है। तो आपकी एनसीईआरटी कहती है कि एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट है जहां पर एक ओब्लिक लेयर और होती है, नाम नहीं बताया, तो वो क्या है? स्टमक। याद रखिए इनर मोस्ट लेयर होती है। स्टमक का काम है ग्राइंड करना, फूड को ग्राइंड करना, पेस्ट लाइक मटेरियल में कन्वर्ट करना, और जब इसमें स्टमक के सिक्रीशंस मिल जाते हैं तो उसको फिर काइम कहा जाता है। तो अब देखिए ये कितने सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, अब आपको समझ में आ गया इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। एक चीज़ जरूर याद रखिएगा कि यहाँ पर इस जंक्शन पे
कुछ कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स हैं, इन्हें मायेंटरिक प्लेक्सस कहते हैं। सो इसे मायेंटरिक प्लेक्सस कहा जाता है। मायेंटरिक प्लेक्सस को ऑयरबाख्स प्लेक्सस भी कहते हैं, और ये वो न्यूरॉन्स हैं जो कि पेरिस्टाल्सिस को रेगुलेट करते हैं। जो बेसिक प्रोपल्सिव मूवमेंट है एलिमेंट्री कैनाल की, उसे पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है। सब म्यूकोजा में एक और प्लेक्सस है, इसे सब म्यूकोजल या मीजनर्स प्लेक्सस कहते हैं, और बेसिकली इसका रोल रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशंस में है। सो ये दो चीज़ें मैंने आपको और बताई जो एलिमेंट्री कैनाल जो के डिस्कशन में आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड नहीं है। देखिए एक और चीज़ समझिएगा बड़े ध्यान से। सो एक और डायग्राम मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, इसको आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये ल्यूमन है, ये म्यूकोजा है। तो अगर ये म्यूकोजा है, मान लीजिए इसको, इट विल बी लाइंड बाय एपिथेलियम, तो उसके नीचे ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये सब म्यूकोजा होगा। सो दिस इज द सब म्यूकोजा, ये बात तय है। तो यहाँ पर भी अगर हमने कट सेक्शन किया तो म्यूकोजा होगी, और उधर सब म्यूकोजा, इसके नीचे मस्कुलरिस, और सबसे अंदर सिरोजा होगी। तो अब ध्यान ये देना है हमने कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ जगह पर ये जो म्यूकोजा है ये इंडेंट करेगी इनटू दी सब म्यूकोजा, समथिंग लाइक दिस। और ये जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा, आप समझ पा रहे हैं कि ये म्यूकोजा इंडेंट कर रही है सब म्यूकोजा में। ये जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन रहा है, ये एक ग्लैंड है जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही प्रेजेंट है। इस ग्लैंड को आप क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुहन कहते हैं। सो ये जो क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुहन है, ये आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में भी दिखाई देगा, लार्ज इंटेस्टाइन में भी। फर्क ये है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुहन है वो एंजाइम और म्यूकस दोनों प्रोड्यूस करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में जो क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुहन है वो केवल म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। सो ये जो म्यूकस प्रोड्यूस करने वाले जो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स हैं, इन्हें आप गॉबलेट सेल्स कहते हैं। सो गॉबलेट सेल्स वो उस तरह के यूनिसेलुलर ग्लैंड्स हैं जो कि आपको एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग में ऑल थ्रू मिलेंगे, और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, म्यूकस। दूसरे एनाटॉमिकल ग्लैंड जो आपको दिखाई दे रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल में, उन्हें क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुहन कहा जाता है। ये आप जानते हैं इंडेंटेशन ऑफ म्यूकोजा इनटू सब म्यूकोजा, दिस इज हाउ दे आर फॉर्म। इसी तरह स्टमक और ड्यूडनम में आपको डीप ट्यूबुलर ग्लैंड दिखाई देंगे। सो देख रहे हैं यहाँ पर भी म्यूकोजा इंडेंट हो रही है सब म्यूकोजा में, लेकिन ये इसकी शेप से आपको समझ में आ गया कि इसको हम क्या कहते हैं, डीप ट्यूबुलर ग्लैंड कहते हैं। तो मेरा मतलब ये हुआ कि आपके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर तीन ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, एक गॉबलेट सेल्स, दूसरे क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुहन, और तीसरा मैंने आपसे कहा डीप ट्यूबुलर ग्लैंड। देखिए लेटर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकोजा की इंडेंटेशन नहीं होगी, म्यूकोजा विल बी थ्रोन इनटू फोल्ड्स। ये एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, ये इंडेंटेशन हुई थी, इसे आप क्रिप्ट्स कह सकते हैं। ये जो फोल्ड है, ये जो फिंगर लाइक फोल्ड्स हो रही हैं म्यूकोजा की लेटर पार्ट में, इसे आप विलाई कहते हैं। इसकी लाइनिंग में ये कोलमनार एपिथेलियम होगा विच इज़ ब्रश बॉर्डर्ड, और आप देख सकते हैं ब्रश क्यों कहते हैं, ये जो माइक्रोविलाई एपिकल सरफेस की फोल्ड्स हैं, एपिकल जो सरफेस होता है सेल का, उसकी फोल्ड्स को आपने क्या कहा, माइक्रोविलाई। आप देख रहे हैं ये ब्रश जैसी अपीयरेंस आ रही है, और इनको आपने कहा माइक्रोविलाई। और ये माइक्रोविलाई मैंने जैसे कहा कि ब्रश बॉर्डर बनाते हैं, और विलाई और माइक्रोविलाई दोनों मिलकर के एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। और इसमें अंदर की तरफ देयर वुड बी ब्लड वेसल्स, तो ये आर्टीरियल साइड की छोटी वेसल है, ये वेन्यूल साइड की छोटी वेसल है, और बीच में एक सेंट्रल लेक्टियल जो कि लिम्फेटिक वेसल है वो होती है। सो याद रखिए आर्टीरियल साइड की वेसल, वीनस साइड की वेसल, दोनों के बीच में काफ़ी बड़ा कैपिलरी नेटवर्क होगा, और बीच में एक लिम्फेटिक वेसल है जिसे सेंट्रल लेक्टियल कहते हैं। यहाँ पर इस पूरे फोल्ड को आपने विलाई कहा। इसकी लाइनिंग में अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि यहाँ पर एपिथेलियम भी होगा। ये कोलमनार ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम है, और विलाई और माइक्रोविलाई मिलकर के यहाँ का जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। सो ये जो आपने स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन देखी एलिमेंट्री कैनाल में, ये आपकी एनसीईआरटी आपको यहाँ पर बता रही है। देखिए ध्यान से,
तो ये वाले वो जो दोनों डायग्राम्स हैं मैंने आपको कराए, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपकी हिस्टोलॉजी ऑफ द गट है। ये मैंने आपसे क्या कहा कि आप देखिए ये क्रिप्ट है, ये नीचे की तरफ देखिए डायग्राम में ये क्रिप्ट आ रहा है और ऊपर की तरफ क्या है, विल्लाई है। विल्लाई के बीच में एक सेंट्रल लैक्टियल है। इसके अलावा एक और चीज़ समझिए कि कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ऐसे हैं या ऑर्गन्स ऐसे हैं जो कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर तो प्रेजेंट नहीं है, और लेकिन इन ग्लैंड्स के सिक्रीशन डाइजेशन में मदद करते हैं। तो ध्यान से सुनिए, मैंने आपसे क्या कहा कि गॉबलेट सेल्स, क्रिप्ट्स ऑफ लिबर, कुहन और डीप ट्यूबुलर ग्लैंड एलिमेंट्री कैनाल के अंदर प्रेजेंट है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं उन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की जो कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर नहीं है एनाटॉमिकली, लेकिन उनके सिक्रीशंस मदद कर रहे हैं किसमें, डाइजेशन में। इन्हें आप एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। और जो एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं आपकी बॉडी में, एक तो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, और सलाइवरी ग्लैंड्स में आप जानते हैं 3 मेजर, एक तो पैरोटिड के वायरल इन्फ्लेमेशन को मम्प्स कहते हैं। डक्ट का नाम है स्टेनसन्स डक्ट। तो कुछ जल्दी क्वेश्चन करते हैं। ज़्यादातर सिक्रीशन सीरस हैं, इसका मतलब ये सिक्रीट एंजाइम ज़्यादा करता है। इसके अलावा एक और ग्लैंड है, इसे हम कहते हैं सब मैंडिबुलर को आप सब मैक्सिलरी भी कह सकते हैं। डक्ट का नाम है वार्टन्स डक्ट, और इसके मिक्स्ड टाइप ऑफ सिक्रीशन है। सीरस मतलब डाइजेस्टिव सिक्रीशंस भी हैं, साथ में म्यूकॉइड भी हैं। मेजॉरिटी ऑफ द सलाइवा पर डे यही प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं। सबलिंगुअल ग्लैंड्स का जो डक्ट है उसे डक्ट्स ऑफ रिविनस कहा जाता है, और इन सब के सिक्रीशन को मिला करके सलाइवा कहा जाता है। सो ये अभी आपको समझ में आया, मैंने एनाटमी के हिसाब से अभी आपको बताया। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि इनके फंक्शनैलिटी कैसी है। इसके अलावा एक और देखिए, लिवर और पैंक्रियास भी एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं और उनके सिक्रीशन भी मदद करते हैं डाइजेशन में। और लिवर बनाता है बाइल, सो लिवर सिक्रीट्स बाइल, लेकिन उसको स्टोर और कंसंट्रेट करता है गॉल ब्लैडर में। तो मैंने यहाँ पर आपकी बॉडी का लार्जेस्ट विसरल ऑर्गन बनाया। देखिए कितने क्वेश्चन मैं आपको कराता जा रहा हूँ। लार्जेस्ट विसरल ऑर्गन जो कि लिवर है, ये गॉल ब्लैडर है। अब आप देखिए ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस के बाद ये सोचिए ये स्टमक है, ये स्टमक के बाद में ये ड्यूडनम, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। देखिए कर्व शेप, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, और इस जगह को कहते हैं ग्रेटर कर्वेचर। इसके अलोंग इज द पैंक्रियास। यहाँ पर क्या है, पैंक्रियास है। तो देखिए इन दोनों के सिक्रीशन मदद करेंगे डाइजेशन में। तो यहाँ पर ये 2 हेपेटिक डक्ट, राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, इन्होंने बनाया कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट जुड़ता है डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर से। याद रखिए गॉल ब्लैडर स्टोर और कंसंट्रेट करता है बाइल को। इस डक्ट को आप कहते हैं सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट के जुड़ने से बनता है कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट आकर के सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडनम में खुलेगा, लेकिन उससे पहले कि ये खुले इसमें आकर के पैंक्रियाटिक डक्ट जुड़ जाता है, और फिर बनता है एक छोटा सा कॉमन हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, और वो जाकर के सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडनम में खुलता है एक रेज्ड एरिया में जिसे पेपिला ऑफ वेटर कहते हैं, और इसकी ओपनिंग गार्डेड होती है एक स्फिंक्टर से जिसे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं। तो देखिए मैंने कितनी सारी चीज़ें आपके सामने कह दी। तो मैंने आपसे कहा 2 हेपेटिक डक्ट, राइट और लेफ्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये सिस्टिक डक्ट, दोनों से मिलकर के कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट जब खुल रहा है किसमें, सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडनम में, उससे पहले उसमें पैंक्रियाटिक डक्ट जुड़ गया, तो जो छोटा सा डक्ट बना उसे कॉमन हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट कहेंगे। वो सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडनम में खुल रहा है उस जगह पर जिसे पेपिला ऑफ वेटर कहते हैं, और इसकी जो ओपनिंग है दैट इज एक्चुअली गार्डेड बाय अ स्फिंक्टर विच इज कॉल्ड एज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। इसको हम क्या कहते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। सो अब आप देखिए कि सलाइवरी ग्लैंड के भी मैंने डक्ट्स बनाए थे, और यहाँ पर भी इन ग्लैंड्स के डक्ट को मैंने कहाँ पहुँचाया है, एलिमेंट्री कैनाल में। तो इनके सिक्रीशंस डाइजेशन में मदद करते हैं। तो याद रखिएगा अगर इस तरह का शब्द आ जाए, से फॉर एग्जाम्पल कोलेसिस्टाइटिस, तो कोलेसिस्टाइटिस देखिए ये जो शब्द है ये बेस शब्द है गॉल ब्लैडर के लिए, तो इसका मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर।
कोलेलिथियासिस, इसका मतलब गॉल ब्लैडर में स्टोन है। कोलेसिस्टेक्टमी, इसका मतलब आपने गॉल ब्लैडर को सर्जिकली रिमूव कर दिया है। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, सो हिपेटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर है। और जो लिवर से मुझे ध्यान आया, दो लोब्स होते हैं इसके, एक राइट और एक लेफ्ट लोब, और जो राइट लोब है उसके साथ अटैच होता है गॉल ब्लैडर। और लिवर का जो फंक्शनल यूनिट है वो हिपैटिक लोब्यूल है, लोब्स नहीं, हिपैटिक लोब्यूल्स। तो हेक्सागोनल होते हैं बहुत सारे शेप में, और एक कैप्सूल की जो कवरिंग होती है वो अंदर की तरफ जाती है, उसे आप कहते हैं ग्लीसन्स कैप्सूल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आपके सामने डिस्कस किया। एनाटॉमी ऑफ द लिवर, लिवर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं बनाता है, कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं बनाता है। और मुझे एक और बात एक बार रीइंफोर्स मैं यहीं पर कर दूं कि लिवर हार्मोन जरूर बनाता है। तो मैंने एंडोक्राइन सिस्टम में आपको बताया था, याद कीजिए, एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन लिवर प्रोड्यूस करता है जो कि ब्लड में आता है। और याद कीजिए इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, ये दोनों के दोनों हार्मोन्स कौन बनाता है? लिवर बनाता है। तो मुझे उम्मीद है ये जो मैंने आपके साथ अभी 30 40 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अब आप समझ गए होंगे कि ये डाइजेस्टिव ग्लैंड तक मैंने इस वीडियो में जितने मेरे दिमाग में क्वेश्चन आते चले गए आसान वाले, वो यहाँ पर मैं बोलता चला गया। मुझे उम्मीद है आप भी मेरे साथ इन क्वेश्चन को कर रहे होंगे, तो यू मस्ट बी फीलिंग वेरी वेरी कंफर्टेबल। ज़्यादातर क्वेश्चंस आप कर पा रहे थे। अब जब हम वीडियो करेंगे तो वी विल डिस्कस द पॉसिबल क्वेश्चंस ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम in that follow in the next part of your chapter. Thank you so much. प्ले स्टोर पे जाइए, नीट प्रेप टाइप करिए और नीट प्रेप का ऐप इंस्टॉल कीजिए और आज ही मास्टर क्लास से प्रैक्टिस करना चालू करिए।